हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का मॉडल सेट 5 करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगेन जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, यानी कि 1, 2 और 3, 4 को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसको देखिए, क्योंकि अगेन उसके जो क्वेश्चन होंगे है ना, यहाँ पर वो स्किप कर दिए जाएंगे। तो आप उसको जरूर देख लीजिए, फिर आप इस क्लास को अटेंड करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, जो लोग है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होता है, नहीं है तो आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पर अराउंड 50 क्वेश्चंस जो हम लोग है ना 50 क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ठीक है। हर मॉडल सेट में हम लोग जो है बिहार एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के, और उसमें भी हम लोग इतिहास और है ना जो राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और हिस्ट्री को कर रहे हैं। इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे हैं, लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं। मॉडल सेट 5 में अगेन हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये अराउंड 200 टू 250 के आसपास का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो कई बार पूछा गया, पहली महिला अध्यक्ष से पूछा गया, तब तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। कब बनी थी ये 1917 में, 1917 में बनी थी, ठीक है। और कौन से सेशन में? तो ये कलकत्ता है ना, जो आपका कलकत्ता सेशन है 1917 का, उसमें एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। बाकी आपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या क्या सवाल पूछेंगे, उसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष ना, उसके पहले दूसरे, और जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर ये भी नाम मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। जैसे सरोजनी नायडू क्या है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, ठीक है। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो ये हो जाएगा प्रथम आपका क्या, भारतीय महिला, ठीक है। ये कानपुर सेशन में बनी थी, ठीक है, भारतीय महिला है। और ये कब बनी थी? ये 1900 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, ठीक है। ये 1925 में बनी थी कांग्रेस के है ना कानपुर सेशन में। कौन से सेशन में? तो ये बनी थी कानपुर सेशन में, ठीक है, कानपुर सेशन में बनी थी। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर बाकी नाम भी देख लेते हैं कि सब पूछने वाला नाम है। सुचेता कृपलानी, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ था। सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। और आपको पता होगा कि ये कहां की, ये जो है यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी, है ना। कब बनी थी? 1963 में, 1963 में, ठीक है। 1963 जो है वहां पर ये बनी थी, ठीक है, यूपी की। और विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, ठीक है। विजया लक्ष्मी पंडित वैसे कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक है, यानी मोतीलाल नेहरू की बेटी, जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में सबसे जो जरूरी है, ये संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्या बनी थी? ये जरूर याद रखिए, इनसे पूछा जाता है कई बार। क्या थी ये? जो आपका है ना संयुक्त राष्ट्र है ना, जो आपका है ना संयुक्त राष्ट्र है ना महासभा है, ठीक है, ये जिसको यूएनजीए बोलते हैं, राष्ट्र महासभा है, ठीक है, महासभा, उसकी जो है महासभा, ठीक है, महासभा, उसकी पहली जो है महिला अध्यक्ष है ना संयुक्त राष्ट्र की, क्या हुई थी? ये पहली है ना, सॉरी, पहली है ना आपका महिला अध्यक्ष जो है, महिला अध्यक्ष ये बनी थी, है ना, महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। क्या थी? तो महिला अध्यक्ष, सॉरी, है ना। चलिए, तो ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी? ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये बनी थी है ना 1953 में, 1953 में जो है, कब बनी थी ये? 1953, 1953 में बनी थी। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे ही पॉइंट्स आप अगेन इसको नोट कर लेंगे। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां सारे ही पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? अब ये सवाल भी कई बार पूछा गया, इनका जन्म और इनका मृत्यु, ठीक है। मृत्यु सबको पता होना चाहिए। ये 30 जनवरी, सॉरी ये तो गलत, एक सेकंड है ना, 30 जनवरी जरूर है लेकिन ये ईयर गलत। हाँ, तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 30 जनवरी 1948, 1948 को हुआ। कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को हुआ। इस दिन शहीद, 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद। शहीद दिवस मैंने कई बार बताया कि हम लोग 2 बार मनाते हैं। एक बार जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च, उसमें भी मनाते हैं। वो 1931 को उनको दी गई थी उस दिन 23 मार्च को, और 30 जनवरी को भी हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, ठीक है। ये कहानी हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। चलिए, अच्छा यहां पर अगर उनका जन्म पूछेगा तो जन्म आप सबको पता ही है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर है ना 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये आप आसान है याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? यानी गोवा, या फिर कई बार ऐसे पूछ लेता है कि गोवा कब आजाद हुआ, तो दोनों ही एक ही बात है, 1961 में। देखिए पुर्तगाली सबसे पहली यूरोपियन कंपनी थी जो भारत आया, और वो सबसे आखिरी एक तरह से एक कंपनी था जो यहां से गया 1961 में, है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़े, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है अभी तक। तिलक नहीं होगा यहाँ पे,
तिलका मांझी होगा ना, कह रहे हैं कि तिलका मांझी का जन्म जो है वो किस ईस्वी में हुआ था। अब तिलका मांझी आपको पता है कि संथाल आंदोलन के एक प्रवर्तक के रूप में, ठीक है, और एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना पहले आंदोलनकारियों में से एक आप इनको मान सकते हैं। ऑब्वियसली ये पहले क्रांतिकारी में से ही गिने जाते हैं क्योंकि बहुत पहले इन्होंने आंदोलन किया था। 1784-85 में उन्होंने जो है बहुत बड़ा आंदोलन किया था, ठीक है। और इनको देखिए जो तिलका मांझी है, ठीक है, आपको पता ही है कि कहां से, बिहार का भागलपुर वाला क्षेत्र से इनका संबंध है, ठीक है। जो छोटा नागपुर वाला प्लेटो है उसका, है ना, आपको पता है कि भागलपुर भी उसका एक भाग है, ठीक है, और उस क्षेत्र में ये लोग बसे हुए थे, ठीक है। और तिलका मांझी ने वहीं आंदोलन किया था, ठीक है। तिलका मांझी को एक और नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इनको जबड़ा पहाड़ी भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लेता है ना कि जबड़ा पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या नाम थे? जबड़ा पहाड़ी, ठीक है, ये ध्यान में रखें, पहला पॉइंट। दूसरा, तिलका मांझी का यहां जन्म पूछा है तो ये हो जाएगा 1750 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1785 में हो गई थी, ये इस समय इनकी मृत्यु, और 1784-85 में ही जो मृत्यु से पहले इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, ठीक है। संथाल हुल नामक इन्होंने संगठन भी बनाया था, मतलब इन्होंने जो संथालों को, बेसिकली संथाल लोगों को इन्होंने एकत्रित करने का काम किया था, ठीक है, और उसको संथाल हुल कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? संथाल हुल। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या देखते हैं? अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा हम सबको पता है कि ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था 1930 में। मैंने प्रीवियस बहुत से वीडियो में, है ना, जो है ये बताया है कि 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च, और इसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों, है ना, 78 फॉलोवर्स के साथ, है ना, साबरमती आश्रम से निकल करके पैदल चल करके कहा दांडी, जो कि समुद्र तट है, वहां गए और उन्होंने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून ब्रिटिशरों ने बनाया था, ठीक है। तो नमक कानून उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो ये कब कंप्लीट हुआ था? तो 12 मार्च को शुरू हुआ 1930 को, और ये 6 अप्रैल, है ना, 1930 को कंप्लीट हुआ। 24 दिनों तक ये कुल यात्रा चली थी। ये सब मैं लिख क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो दूसरे मॉडल सेट है उसमें कंप्लीट लिखाया है, ठीक है। तो आप वहां से इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वहां आपने अगर वो देख लिया तो ऑलरेडी आपके पास वो नोट किया हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए, अब रंपा विद्रोह को लेकर के कंफ्यूजन है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर आप बिहार बोर्ड का बुक पढ़ेंगे, है ना, कभी, तो अगर आपने बिहार बोर्ड क्लास 10 सबका बुक पढ़ा होगा, क्लास 10 में बेसिकली, तो उसमें रंपा विद्रोह के विषय में दिया गया है, और वहां पर रंपा विद्रोह का जो डेट है वो 1916 दिया गया। लेकिन अब आप कहीं पर भी जब रंपा विद्रोह को खोजेंगे ना, तो रंपा विद्रोह इस समय हुआ ही नहीं था, ठीक है। और ये कब हुआ था? रंपा विद्रोह एक्चुअल में ये आदिवासी विद्रोह था, एक तरह का आदिवासी आंदोलन था, ठीक है। और ये 1922 और 24, 1922 से 24 में हुआ था, ठीक है। तो एक्चुअल में अब रंपा विद्रोह की कहानी, ठीक है, ये आपको मिलेगा, ये कहां है? ये 1922-24 में हुआ था। जो गोदावरी वाला क्षेत्र है, कहां पर ये हुआ था? ये हुआ था गोदावरी वाला क्षेत्र, जो है ना, गोदावरी, है ना, वाला क्षेत्र। तो ये गोदावरी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये यहां पर हुआ था। क्या आपका? यहां रंपा विद्रोह हुआ था, और 1922 से 24 के बीच में हुआ था। और इसके नेता बहुत फेमस एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। इनके बारे में थोड़ा एक फनी कहानी भी है कि इन्होंने खुद को गॉड, यानी देवता डिक्लेयर कर दिया था। वैसे ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, और महात्मा गांधी के जो अहिंसा के सिद्धांत थे, ठीक है, उसको, है ना, मानते थे, है ना। तो ये कौन थे? इसके नेता कौन था? तो इस रंपा विद्रोह का जो मेन नेता था, है ना, उसका नाम क्या था? अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। अब ये वही कैरेक्टर है ना, जिनको डिस्प्ले किया गया। आपने अगर आरआरआर मूवी देखी होगी तो उसमें जो, है ना, जूनियर एनटीआर जिसको बोलते हैं, जो एक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने इसी का रोल प्ले किया है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। इनको वो लोग भगवान के रूप में मानते हैं, ठीक है, सीताराम। इन्होंने खुद को डिक्लेयर भी किया था, है ना, कि सीताराम राजू, ठीक है, कि ये किसी गोली या किसी चीज से नहीं मरने वाले हैं, है ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू, बात समझ में आ रही है? ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आंदोलन है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको मानियम भी, ये रंपा विद्रोह को ही जो है इसको मानियम भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? मानियम। तो ये भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रख लेंगे। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, अगेन, या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेंगे। वो मैं आपको कलेक्ट करके दे रहा हूं एक जगह, ठीक है, लेकिन ये आपको कहीं भी एक जगह मिलेगा नहीं प्रॉपर। चलिए, भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री, यानी जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं, साम्यवादी का मतलब कम्युनिस्ट, तो पहला कम्युनिस्ट सीएम कौन था? तो पहले कम्युनिस्ट सीएम जो है, क्या ज्योति बसु थे? ज्योति बसु भी कम्युनिस्ट थे, है ना। बुद्धदेव भट्टाचार्य भी थे, एमएन रॉय, इसमें सब, और ईएमएस नंबूदरी, ठीक है। ये सब जो है, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब जो है साम्यवादी थे। तो आखिर इसमें से बने कौन थे? तो ये बने थे ईएमएस नंबूदरी, ठीक है। कौन बने थे? ये बने थे ईएमएस नंबूदरी पाद, ठीक है। और ये कब बने थे? 1957 में, है ना, 1957 में। तो ये जो है प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री थे। अगर आपसे पूछे सबसे लंबा सर्विंग, अगर जो है, अब देखिए यहां पर एक चीज समझ लीजिए, बहुत लोग अभी तक यही जान रहे होंगे कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर जो है वो ज्योति बसु थे, है ना। ये 23 साल तक ये रहे, लेकिन अब इनका
रिकॉर्ड टूट चुका है ना। 23 साल कुछ दिन है, लेकिन आप 23 साल बस ध्यान में रखिए, ये 23 साल तक सीएम रहे। कहां के सीएम थे? ये वेस्ट बंगाल के है ना, वेस्ट बंगाल के। कुछ समय तक अभी हाल फिलहाल में इनका रिकॉर्ड टूटा है, ठीक है। और इनके रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो वो है आपका पीके चामलिंग, जो कि कहां के, जो आपका सिक्किम के है ना मुख्यमंत्री हैं। तो अभी इनका रिकॉर्ड, तो अगर आपसे एक सवाल यहीं पे मैं आपको बता ही दे रहा हूं ना कि सबसे लंबे समय तक है ना, सबसे है ना जो लंबे है ना समय तक है ना सीएम रहे, लंबे समय तक सीएम का रिकॉर्ड है, ये किनके नाम पर है? तो वो है पीके पवन कुमार चामलिंग, जो है लंबे समय तक है ना सीएम है ना। तो सीएम चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन रहे? वो है आपका पीके है ना चामलिंग, ठीक है। कौन है आपका? पीके चामलिंग। अब है ना हो सकता है कि इनका रिकॉर्ड कहीं नवीन पटनायक, अगर वो उड़ीसा के आगे जीतते हैं तो नवीन पटनायक इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर नवीन पटनायक उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हुए हैं। पीके चामलिंग कहां के मुख्यमंत्री हैं? ये आपके सिक्किम के हैं। तो अभी अगर आपसे ये पूछा जाए, हाल फिलहाल के कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, तो वो है आपका पीके चामलिंग। और ये कब तक, अभी ये कितना साल हो गया इनका अभी 24 वर्ष हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 24 वर्ष, ठीक है। 24 वर्ष कुछ दिन हुआ है, तो आप 24 वर्ष ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको दिन याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। तो बाकी एमएन रॉय, ये वही है जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है, 1925 में। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये वैसे कई बार आ चुका है। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ? तो ये निधन हुआ था 1964 में, 1964 में जो है वो जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। ये कई बार, ये पिछले वीडियो में भी इस पे क्वेश्चन आया था, मैंने वहां उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? अब भारतीय जनसंघ जो है ये वही संस्था है, ठीक है, जहां से बीजेपी का जो है रूट्स आता है ना। बीजेपी जो आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका जो रूट्स है, ठीक है, आप कहिए उसका जो पहले का रूप है वो भारतीय जनसंघ ही था, है ना। ये क्या था आपका? भारतीय जनसंघ। और ये इसके संस्थापक कौन है? तो वो है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप जानते नहीं, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यहीं से जो है आपका क्या है, इसी मतलब अगर आप देखें तो यहीं से जो है बीजेपी का रूट्स निकल करके आता है। और इसलिए आप देखेंगे बीजेपी पार्टी में अक्सर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों या उनके है ना जो है आइडियोलॉजी की भी बात की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित? अब ये बहुत बार, ये मैंने एक वीडियो रिसेंटली अपलोड किया था, वो आपका अगर आप देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य से संबंधित मैंने एक वीडियो रिसेंटली अपलोड किया। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं और ये कमीशन को मैंने वहीं पर डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड है ना। तो ये क्या है? ब्रेटलैंड आयोग जो है ये इन्होंने एक रिपोर्ट 1987 में पब्लिश किया था, और उस रिपोर्ट के कारण ही ये फेमस हुए। और फिर उस रिपोर्ट के बाद कई सारे है ना समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया था, ठीक है। तो ब्रेटलैंड आयोग 1987 में ये रिपोर्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसके बारे में था? इस रिपोर्ट का हेडिंग था आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी कभी पूछ लिया जाता है ना, तो आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इस नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट है ना जो है पब्लिश किया था, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इस रिपोर्ट के में जो है, ठीक है, उन्होंने कई सारी चीज़ों को उठाया, कई सारे जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, ठीक है, और सतत विकास जैसी बातों पर जो है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जो है ये रिपोर्ट आई थी 1987 में। और इस रिपोर्ट के बाद जो है सतत विकास को लेकर के कई सारे समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ब्रेटलैंड आयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद में ब्रेटलैंड आयोग के इस रिपोर्ट के बाद ही जो है पहला आपको जो आपने पृथ्वी सम्मेलन यानी अर्थ समिट देखा होगा 1992 में, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल, यहां तो लिमिटेशन है डिटेल को लेकर के कि यहां पर हमें 50 क्वेश्चंस कवर करने, तो इतने डिटेल नहीं हम लोग कर सकते आप, इसलिए मैं डिटेल वीडियो अलग से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बनाता जा रहा हूं, ठीक है। वो सारे अपलोड हो रहे हैं एक एक करके, आप उसको जरूर जाकर के देखिएगा। वो आपका स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो यहां पर एक स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर के देखिए, ठीक है। तो ये किससे संबंधित? जैसा मैंने कहा ये पर्यावरण से संबंधित और जो सतत विकास है उससे रिलेटेड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा पर्यावरण, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? भारत में कब आयोजित हुआ था? देखिए ये आयोजित तो हुआ था 1983 में, है ना, इंदिरा गांधी के समय ये आयोजित हुआ था, ठीक है। लेकिन उससे पहले है ना, आंसर तो क्या हो जाएगा? ये आपका 1983 होगा और ये हुआ था, ठीक है। और ये जो गुट निरपेक्ष का ये 7वां सम्मेलन था जो यहां आयोजित हुआ था, ये 7वां था। लेकिन इससे आप ये तो आप जान ही लीजिए, लेकिन इसके साथ ये भी जानिए ये गुट निरपेक्ष क्या है, ठीक है। देखिए इसी गुट निरपेक्ष को इंग्लिश में जो कहा जाता है उसको एक संस्था
था, शायद आपने सुना हो, उसको कहा जाता है नाम, है ना। फुल फॉर्म होता है ना, इसको बोलते हैं नॉन अलाइड मूवमेंट, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन अलाइड, है ना, नॉन अलाइड मूवमेंट। ठीक है, क्या हो गया, मूवमेंट, नॉन अलाइड मूवमेंट। बात समझ में आ रही है, नॉन अलाइड मूवमेंट। ये जो नॉन अलाइड मूवमेंट है ये क्यों शुरू हुआ, है ना। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉन अलाइड मूवमेंट जो है ये क्यों शुरू किया गया। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया जो है, ठीक है, पूरा जो विश्व है, ठीक है, वो दो गुटों में बेसिकली बट गया। आपको अगर पता हो, एक गुट बना जो समाजवादी या साम्यवादी गुट कहिए, जिसका नेता रूस बन गया था, ठीक है, और दूसरा गुट था पूंजीवादी, ठीक है, जिसका नेता अमेरिका था। और इन दोनों गुटों में शीत युद्ध की शुरुआत होती है जो 1991-91 तक चली, ठीक है। ये शीत युद्ध शुरू होता है। अब देखिए ये, अब भारत और भारत के साथ उस समय और भी कई ऐसे देश थे जो 1900 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो अभी अभी आजाद हुए थे। अब वो किसी गुट का हिस्सा बन के किसी भी युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं थे। भारत उनमें से एक देश था, ठीक है, भारत था, इसके अलावा मिस्र भी था, यूगोस्लाविया था, ये सब कंट्रीज थी। बात समझ में आ रही है। और इन्होंने क्या डिसीजन लिया, इन्होंने कहा कि हम किसी भी गुट का पार्ट नहीं बनेंगे, हम अलग से एक गुट निरपेक्ष जो है एक संगठन बनाएंगे, ठीक है, जिसको नाम कहा गया नॉन अलाइड मूवमेंट। ये आया था 1955 में, 1955 में एक हुआ था बांडुंग सम्मेलन हुआ था, है ना, बांडुंग सम्मेलन, ठीक है। ये जो नाम आया था, ठीक है, या इस पे ये आया था, एक सम्मेलन हुआ था, है ना, बांडुंग, है ना, कौन सा, बांडुंग सम्मेलन, ठीक है, सबमिट हुआ था 1955 में सम्मेलन। और यहीं से इसकी शुरुआत हुई, है ना, और 1955 है ना, 55 में, है ना। तो यहां से इसकी शुरुआत जो है, ये बांडुंग सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में जो है बेसिकली नेहरू थे, अब्दुल नासिर थे जो मिस्र के थे, है ना, उसके बाद सुकर्नो जो थे यूगोस्लाविया के हेड थे, ठीक है, और है ना ये सब लोग थे, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर के क्या किया, ये नाम संगठन जो है ये बनाया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका 7th समिट जैसा मैंने बताया, ये भारत में आयोजित किया गया था 1983 में। इसका जो अभी लास्ट समिट हुआ था, ये 18वां हुआ था, वो जो है 2019 में हुआ था, ठीक है। 2019 में जो है अजरबैजान, बाकू में जो है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहां पर आयोजित होता था। अभी आपको क्या याद है, नाम का जो अभी अगला सम्मेलन होने वाला है, ये जस्ट जनवरी 2024 में होने वाला है, 19वां सम्मेलन। अभी जो है इसका क्या होने वाला है, अभी इसका 19वां सम्मेलन, है ना, 19वां सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। और ये कहां होने वाला है, ये होने वाला है कंपाला। कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है कंपाला, है ना, कंपाला, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कहां पर होने वाला है, कंपाला। और ये आपका कहां पर है, युगांडा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, युगांडा में। अभी इसके मेंबर्स बढ़ गए, है ना, बहुत सारे मेंबर्स बढ़ गए। कितने हो गए अभी, 200, है ना, आई थिंक कि 221, है ना, सॉरी 200 बोलते हैं, मतलब 100, है ना, 120, 120 है, बाकी पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक है। अभी मेंबर, अगर करंट मेंबर की बात करेंगे, अच्छा, इसका जो ज्यादातर मेंबर है ना, ज्यादातर सदस्य जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसके ज्यादातर सदस्य जो है वो विकासशील देश हैं, ठीक है। मेंबर की अगर मैं बात करूं, है ना, तो इसके मेंबर अभी कितने हैं, 120। और ज्यादातर इसके मेंबर कौन है, डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। कौन है, डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ। तो शिमला समझौता आपको पता अगर हो तो ये जुलाई 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था। क्यों हुआ था भाई, ठीक है। और ये देखिए, ये आपको पता है इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी और जो है, इंदिरा गांधी और किसके बीच, है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, है ना। तो अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, आप ये नोट कर लेंगे कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो है ये समझौता हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 1971 में जो है भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसी को, है ना, समाप्त करते हुए, ठीक है, जो एक संधि हस्ताक्षर हुआ था जो शिमला समझौता के नाम से था। 1972 में ये समझौता शामिल हुआ। किसके बीच हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये कब हुआ था, अगर डेट याद रखना है तो 2 जुलाई, आप इसमें डेट याद सकते हैं, जैसे मैंने जुलाई ऑलरेडी बोल दिया था, ठीक है, 2 जुलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, तो अगला सवाल है ताशकंद समझौता। अब ये बहुत फेमस समझौता है ना, शिमला समझौता भी बहुत फेमस है और ताशकंद भी। ताशकंद समझौता जो है ये 1966 में ये साइन हुआ था, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया था, जब लाल बहादुर शास्त्री की बात आती है ना, तो ये ताशकंद समझौता हमारे सामने आता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। ताशकंद में 1966 में, है ना, ये हुआ था। ये समझौता 10 जनवरी को ये समझौता हुआ था। ये जो ताशकंद समझौता है ये 10 जनवरी को हुआ था। ये भी अगेन क्यों हुआ था, क्योंकि 1965 में आपको पता होगा, ठीक है, कि 1965 में जो है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। अगेन भारत, ये पहला युद्ध था एक तरह से कि भारत पाक युद्ध, ठीक है। और 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसी को लेकर के ये समझौता जो है ये बुलाया गया था, ताशकंद में आयोजित किया गया था। 10 जनवरी को ये समझौता हुआ। किसके बीच हुआ
था, है ना, लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान के बीच। आप अगेन ये पॉइंट नोट कर लेंगे, किसके बीच हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान जो है उसके बीच ये समझौता हुआ। और इसी समझौते के अगले दिन यानी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का जो है उनको मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। और बहुत रहस्यमय तरीके से, मतलब वैसे तो कहा जाता है कि उनका देहांत जो हार्ट अटैक के कारण हुआ, लेकिन कई सारे रिपोर्ट ऐसा कहा जाता है कि शायद उनको जहर दिया गया था, ठीक है, तो पॉइजन के कारण हुआ या हार्ट अटैक एक्चुअली आया था। यह आश्चर्य भी है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक दिन पहले उन्होंने ताशकंद समझौता साइन किया और अचानक उनका जो है देहांत हो गया, ठीक है। चलिए, रहस्य बना हुआ है, ठीक है, अभी तक। तो हमने ये सवाल भी देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? अगला सवाल है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? देखिए, अब 2 परमाणु परीक्षण है, पहला कब हुआ और दूसरा कब हुआ, ठीक है। तो देखिए, पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 यानी कि 1974 में हुआ था, 18 मई को, ठीक है। ये कब हुआ था? 1974 को हुआ था, 18 मई को हुआ था, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो बेसिकली परमाणु परीक्षण है, ठीक है, दोनों ही परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में हुए थे। कहां पर हुआ था ये जो परीक्षण है? ये कहां हुआ? और ये परमाणु से रिलेटेड मेन परीक्षण तो यही होता है, पोखरण, ठीक है। पोखरण में हुआ था, राजस्थान में ये है, ठीक है। कहां पर है? राजस्थान, ठीक है। तो ये राजस्थान में जगह है पोखरण, ठीक है। पोखरण समझौता हुआ, सॉरी पोखरण मतलब ये परीक्षण हुआ था। तो पहला हुआ था 1974 में। इसका नाम कई बार पूछ रहा है, ये जो ऑपरेशन नाम था, इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ये ध्यान में रखेंगे, क्या नाम था इस ऑपरेशन का? जो नाम था, है ना, ऑपरेशन का नाम वो था स्माइलिंग, है ना, स्माइलिंग, है ना, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, बुद्धा, है ना। तो इसका नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। फिर जो मेन परमाणु परीक्षण हुआ है ना, वो तो आपका हुआ 1998 में, ठीक है। ये कब हुआ? जो दूसरा, ये था पहला, है ना, ये था फर्स्ट परमाणु परीक्षण ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो है यानी कि सेकंड जो परमाणु परीक्षण है, ठीक है, वो कब हुआ था? ये हुआ था, है ना, कब? 1998, है ना, 11 मई 1998 को, है ना, डेट आप लिख सकते हैं 11 मई। और ये भी वहीं पोखरण में हुआ था, ठीक है। और इसका नाम जो था ऑपरेशन शक्ति था। इसका नाम क्या था? है ना, इसका नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन शक्ति, सॉरी, है ना। तो ये था आपका ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। चलिए, तो ये ऑपरेशन शक्ति था, आपका ध्यान में रहेगा। तो ऑपरेशन शक्ति जो है ये था। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कई बार आ चुका है, इंदिरा गांधी ने 1971 का जो आम सभा चुनाव था, जो कि 5वीं आम सभा चुनाव था, ठीक है, उसमें उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे बढ़े। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उस समय कौन थे? ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये 5वें राष्ट्रपति थे, है ना, ये आपके 5th जो है वो राष्ट्रपति थे। और 74 से 1974 से 70 तक रहे थे, ठीक है। और ये दूसरे ऐसे जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, दूसरे नंबर के, जिनका देहांत जो है वो राष्ट्रपति कार्यालय यानी राष्ट्रपति ऑफिस में ही हुआ, यानी एज अ प्रेसिडेंट उनका डेथ हुआ। इससे पहले ना जाकिर हुसैन का डेथ हो चुका था, ठीक है, और उसके बाद जो है इनका डेथ हुआ 1974 से 77 के बीच ये थे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद, इसके बाद आपको पता होगा नीलम संजीव रेड्डी जो है वो, है ना, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे 6th प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल, ठीक है। यहां सब राष्ट्रपति वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये तो कई बार आ चुका है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुकदमे से रिलेटेड सिविक्स में भी, यहां हिस्ट्री में भी दे दिया है, सिविक्स में अक्सर मुकदमे से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे मुकदमे से क्वेश्चन रहता है। यहां पर आप जितना भी मुकदमा देख रहे हैं, गोलकनाथ मुकदमा हो या फिर केशवानंद भारती मुकदमा हो, मिनरवा मिल्स मुकदमा हो, ये सारे ही मुकदमे जो है ना वो संविधान के खास करके जो मौलिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड है या फिर मौलिक अधिकारों से भी इसका कह लीजिए कनेक्शन है, ठीक है। जैसे गोकुलनाथ मुकदमा जो है ये वर्सेस, है ना, स्टेट ऑफ पंजाब था, ठीक है, वर्सेस क्या था? ये स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, स्टेट ऑफ पंजाब था, ठीक है, 1907, है ना, सॉरी, पंजाब था 1967 में, ठीक है, 19, है ना। देखिए, अगर आपको ये सारे केस समझने हैं ना, ये खास करके ये एक सीरीज ऑफ केस था, ठीक है, इसमें और भी आगे केसेस थे, ठीक है। तो 1951 से इसकी यहां पर शुरुआत होती है ना, ये केस की, ठीक है। तो अब देखिए गोकुलनाथ, ये आंसर नहीं है, गोकुलनाथ ये तो 19 देख रहे 67 का केस है। फिर आया केशवानंद भारती मुकदमा, ये है ना वर्सेस क्या था? वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस था स्टेट ऑफ केरला। मैंने सिविक्स का जो मॉडल सेट 4 पढ़ा है उसमें भी क्वेश्चन है, और मॉडल सेट सिविक्स का जो 5 है वहां पर भी आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टेट ऑफ जो है स्टेट ऑफ केरला, है ना, केरला ये केस था, ठीक है। और ये 1973 का 1973 का केस था। तो वहां जो पूछा है कि 1973
1973 के कुछ मुकदमे संबंधित ये केशवानंद भारती केस जो है ये भी वही इसी केस में तो पहली बार जो है संविधान के मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा की बात की। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि संविधान का जो मूल जो संरचना है कि उसकी अवधारणा या बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से केस से रिलेटेड है। यह केशवानंद भारती मुकदमा स्टेट ऑफ केरला 1973, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड केस है मिनर्वा मिल्स मुकदमा, ये 1980 का 1980 का केस है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, वर्सेस है ना यूओआई लिख दीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है 1980। इन केसेस को देखिए समझने के लिए मैंने आपको कहा है कि केसेस से रिलेटेड एक वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा। उम्मीद करिए कि जो नेक्स्ट वीडियो शूट होगा उसमें मैं इसी को, क्योंकि ये केस से अक्सर क्वेश्चन मैंने देखे हैं और ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और देखिए ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ये तो इसमें बहुत बड़ा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा का। वहीं मेधा पाटेकर का जो है संबंध किससे है? नर्मदा आंदोलन से है, ठीक है। और चिपको आंदोलन से ये सुंदरलाल बहुगुणा जिनका देहांत 2021 में ही देहांत हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन की कहानी आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त करें? ये तो महात्मा गांधी का ये सुझाव था, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में, तो सबको याद रहता है, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 31 अक्टूबर 1984 को जो है वो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा को किस वर्ष आजादी मिली? अभी ये सवाल आया ही था 1961 में, पुर्तगाली यहां से हटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? अब ये मंडल आयोग कब आया था और किससे संबंधित है ये पहले जानिए। देखिए मंडल आयोग जो है ये बना था 1979 में, है ना। 1979 में जो है मंडल आयोग बना। 1980 में इसने अपना रिपोर्ट भी दिया था, ठीक है। अब ये जो मंडल आयोग है ये किससे संबंधित है? ये बनाया गया था SEBC। अब ये SEBC क्या है? SEBC है ना, और आपको पता होगा जिसको बोलते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके बारे में है ना, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट बनाने के लिए बनाया गया था। इनको कैसे है ना आइडेंटिफाई किया जाए, बात समझ में आ रही है। और इनको जो है रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, जिसमें इसी में 27% रिजर्वेशन, आपने OBC का जो 27% रिजर्वेशन देखा है, ठीक है, रिजर्वेशन है ना, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, यही इसी केस से, बात समझ में आ रही है। तो 1979 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और ये 27% रिजर्वेशन को सपोर्ट किया था, या फिर कहीं उसको उसकी बात की, उसकी सिफारिश की थी। लेकिन ये तभी तो नहीं अप्लाई हुआ। बाद में जब VP सिंह की सरकार आई थी, VP सिंह की सरकार आई थी 1989, आपको पता होगा 1989 से है ना 1990 के बीच VP सिंह की सरकार आई थी। और इसी समय तो इसको जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को इन्होंने ही लागू किया था 1990 में, ठीक है। कब लागू किया गया? 1990 में लागू किया गया, बात समझ में, ध्यान रहेगा। ये आपका 27% OBC रिजर्वेशन जो है उससे रिलेटेड है, याद रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला सवाल है राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो उनकी हत्या जो है 1991 में, आपको पता है कि एक महिला सुसाइड बॉम्बर जो है उनके कारण हुई थी इनकी हत्या, या उनके द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संप्रग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? संप्रग, देखिए आप नाम सुनेंगे तब कंफ्यूजिंग, आपको लगा ऐसा कोई गठबंधन ही नहीं है। मैं खुद पहली बार जब मुझे ये क्वेश्चन सामने आया था तो मुझे भी ये लगा। देखिए संप्रग एक्चुअली ये क्या है ना, ये जो आपका UPA है, गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना UPA, ठीक है, ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, या फिर जिसको हम लोग UPA बोलते हैं, यूनाइटेड है ना प्रोविंस अलायंस जो है, ठीक है। ये क्या है आपका? संयुक्त है ना प्रगतिशील गठबंधन, है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये जिसको हम लोग UPA बोलते हैं, है ना, UPA सरकार बोलते हैं। कांग्रेस इसका मेन लीडर है, ठीक है, जिसको हम लोग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपका 2004 में, ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना हुई। और इसके संस्थापक में से कौन आते हैं अध्यक्ष में? वो है सोनिया गांधी, ठीक है, तो याद रहेगा सोनिया गांधी। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ताना भगत आंदोलन हुआ था। देखिए ये ताना भगत आंदोलन जो है ये बिहार में हुआ था, है ना। कहां पर हुआ था? देखिए तो ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है? वो बिहार से, ठीक है। ये 1914 से 20 के बीच में ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1914 बिरसा मुंडा आंदोलन के लगभग 13 वर्ष करीब बाद जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। इसके नेता जो थे वो जतरा भगत थे, ठीक है, ये कभी बार इनका नेता भी पूछ लिया जाता है। अगेन ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में बसे हुए आदिवासियों के द्वारा ये आंदोलन था, ठीक है, तो जतरा भगत, है ना। इसमें जतरा भगत ने जो आदिवासी समाज उसको शुद्ध करने का या कि उसको बेहतर बनाने का भी काम किया था। जैसे उसमें मांस का प्रयोग, नशीले पदार्थ या शराब का प्रयोग पर रोक लगा दिया था, ठीक है। और भी ये महात्मा गांधी के समर्थन और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में इसने बहुत समर्थन किया था, ठीक है।
ठीक है। बासमत जतरा भगत के द्वारा ये चलाया गया था 1914 से 20 के बीच में, तो इसको ताना भगत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। एक तरह का सुधार से संबंधित आंदोलन था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कई बार आ चुका है कि ये नारा जो देखिए दिया तो हजरत मोहानी साहब ने 1921 में था, शायर हैं, राइटर हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रचलित करने में मैंने कई बार कहा भगत सिंह का नाम है, खास करके इन्होंने एक घटना में इस जो 1929 का ना केंद्रीय है ना 1929 जो आपका असेंबली है, असेंबली के बाहर याद होगा उन्होंने बम फेंका था और वहां पर इनकलाब जिंदाबाद, तो केंद्रीय विधानसभा के असेंबली के बाहर जो है बम फेंका था और यहां पर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, जहां से ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ ये नारा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाई? ये तो कोलकाता है। आपको पता है कि 1772 में जो है उन्होंने इसको बनाया और ये 1900 आपको पता है 12, क्योंकि उसके बाद 12 में हमने दिल्ली ट्रांसफर किया था, तो 1911 का ये और कोई 12 तक ये लगभग रहा, ठीक है। तो ये आपका जो है रहा, उसके बाद आपका पता है दिल्ली राजधानी हो गई। आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा कौन थे? तो ऑब्वियसली क्रांतिकारी, आदिवासी क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा की तो कहानी है, अगर नहीं पढ़ रहे बिहार के एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइए, इनसे सवाल बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, अब देखिए कैबिनेट मिशन कब आया था? ये आया था 1946 में, ठीक है। और अंतरिम मंत्रिमंडल जो है, जो एंटरिम गवर्नमेंट है, ये बनी थी, ये भी पूछा जाता है कब बनी थी, सवाल पीछे आपने देखा होगा आया है कि कब बनी थी। 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार बनी, ठीक है। कह रहा है क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पूछा हुआ एक्चुअली सवाल है, तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार से, बाकी प्रधानमंत्री तो आप जानते हैं, ठीक है। रक्षा मंत्री भी देखिए इसमें जो जो पूछा जाता है मैं आपको वो कुछ कुछ बता देता हूं, ठीक है। तो ये कौन कौन से थे, ठीक है, मैं आपको जरा बता दूं। जैसे रक्षा मंत्री अगर आप देखेंगे तो वो थे बलदेव, है ना, बलदेव सिंह जो है वो क्या थे? रक्षा मंत्री थे, कई बार पूछा जाता है। उद्योग मंत्री कौन थे? इस्माइल चुंदरीगढ़ थे, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रक्षा मंत्री कौन थे? ये थे बलदेव सिंह, ठीक है। कौन थे? बलदेव, ये तो कई बार पूछा गया, बलदेव सिंह, ठीक है। उसके बाद है ना, अगर आपको उद्योग मंत्री पूछ रहा है तो यह इस्माइल है ना, इब्राहिम इस्माइल था, है ना, इस्माइल, इब्राहिम इस्माइल, तो मैं इस्माइल से लिखता हूं चुंदरीगढ़, ठीक है। कौन थे? इस्माइल चुंदरीगढ़, ठीक है, चुंदरीगढ़ जो है वो थे। इसके अलावा, ठीक है, जैसे कानून मंत्री, अगर आप विधि मंत्री की बात करेंगे तो ये एक मुस्लिम थे और वो कौन थे? उनका नाम था विधि मंत्री तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो तो वो था, वित्त मंत्री जैसे लियाकत अली को बनाया गया था, तो वित्त मंत्री भी आपसे पूछ सकता है ना, ये है ना। तो पहले मैं वित्त मंत्री यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो वित्त मंत्री क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये थे कौन? लियाकत अली, ठीक है। लियाकत अली आपको पता ही होगा कि लियाकत अली कौन थे, है ना, जिन्ना के बाद है ना पाकिस्तान की करता धरता, है ना, लियाकत अली। चलिए, तो लियाकत अली जो है वो वित्त मंत्री थे। और विधि मंत्री क्या कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो है, यानी कि जैन मंडल या जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो विधि या कानून मंत्री थे, ठीक है। तो जोगेंद्र जो है ना, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। ये कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो कानून मंत्री थे। इसके अलावा अगर देखें, ठीक है, जैसे गृह मंत्रालय, ये कई बार पूछा गया, गृह मंत्रालय और सूचना प्रसार मंत्रालय जो है वो पटेल जी के पास, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको नोट में जरूर ऐड कर लीजिएगा कि गृह मंत्री और सूचना प्रसार मंत्री कौन थे? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गजनफर अली खान जो है वो स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ये सब कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पानीपत के तीसरे युद्ध में, अब पता ही है कि ये तीसरा युद्ध 1761 में, है ना, सदाशिव राव पेशवा थे और अफगान के शासक है ना अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ और बुरी तरीके से मराठा हारा था। डैश की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन, देखिए साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 में हुआ था। आपको पता है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और वो जहां जहां भी गया था उसका जो स्वागत है काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया था। कारण कि जो साइमन कमीशन बना था उसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 गोरे थे, जबकि उस कमीशन को बनाया था भारत में सुधार के लिए। और देखिए कौन सुधार के लिए? तो इसमें था आर्थिक सुधारों के लिए, भारत की उपयुक्तता का पता करने, और 2 काम, एक ये कि एक तो आर्थिक सुधार और जो 1919 का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें जो संवैधानिक बदलाव की बात कही गई थी उसकी समीक्षा के लिए वो आए थे। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिएगा जो 1919 प्लस यहां कर लीजिए 1919 का जो एक्ट है, का अधिनियम है ना, का एक्ट की समीक्षा उसकी भी करने की, उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है ना, जो अगला एक्ट आएगा उसमें क्या क्या रहना चाहिए, तो उसके बारे में जो है यहां पर बनाया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का, ये मैंने कई बार बताया है, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, यही वो युद्ध था जिसने बंगाल में, ठीक है, जो है जो बंगाल में जो है बेसिकली अंग्रेजों को मजबूत बनाया। और ये कहिए कि जो अंग्रेज जो है इंडियन पॉलिटिक्स में, है ना, इंडियन पॉलिटी में कहिए, भारतीय राजनीति वो इंटर हुए वो यहीं से हुए, क्योंकि इसके बाद जो है उनको क्या मिल गया था? दीवानी राइट, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो उनको मिल गया था, है ना, ध्यान में रखिएगा। तो बहुत, और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में ऑलरेडी मैंने 2-3 बार बना दिया, सॉरी, है ना, तो 2-3 बार मैंने डिस्कस कर दिया है, तो वो आप जरूर प्रीवियस वीडियो को देखिए, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, तो ये है बैटल, ये बक्सर का युद्ध था। अगला सवाल है, मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल आदिवासी कौन थे? तो बिल्कुल ये तिलका मांझी, जस्ट तिलका मांझी के बारे में चर्चा हुई थी कि 1784 के समय तो इन्होंने ही किया था। ठीक है, आगे बढ़े। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से में कब शामिल हुए थे? ये शामिल हुए थे 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको आमंत्रित किया था कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए, तब ये कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? देखिए, इसको स्थापित आपको पता है कि 1906 में किया गया था, ढाका में किया गया था। ठीक है, ढाका, कहां पर किया गया था? तो ढाका। और इसको स्थापित करने में है ना जो है आगा खां का बहुत बड़ा रोल था, वैसे इसमें मोहम्मद अली जिन्ना सब भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? यह था जो भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसी को नाम क्या दिया गया था? 1909 का अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो, मार्ले सचिव थे है ना, और मिंटो उस समय गवर्नर वाइसराय थे बेसिकली, तो मिंटो रिफॉर्म इनको कहा जाता है ना, सुधार है ना। इसके द्वारा क्या किया था एक्चुअल में है ना, जो निर्वाचन मंडल है, ठीक है, बात समझ में आ रही, उसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। किसके आधार पर? धर्म, यानी मुस्लिमों के लिए जो है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई, यानी कि उसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और है ना मुस्लिम ही उसको वोट करेंगे। तो इसमें दिक्कत ये थी कि ये तो भारत का सीधा विभाजन करने की बात थी कि धर्म के आधार पर अब भारत को बांटने की कोशिश की गई। ठीक है, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। ठीक है, मार्ले कौन थे? ये उस समय सचिव थे, ठीक है, भारत के सचिव थे। ठीक है, और ये मिंटो कौन थे? ये वायसराय थे। ठीक है, ये कौन थे? वायसराय है ना, तो ये ध्यान रखना है, वायसराय। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल क्या रहा? ये रहा कि आपका महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की है? तो कई बार मैं बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति। देखिए, स्वराज को फेमस किया, प्रचलित किया था बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन पहला व्यक्ति कौन था आवाज उठाने वाला? तो ये थे दयानंद सरस्वती। तो ध्यान रखना है, ये दयानंद सरस्वती जिन्होंने, जो आर्य समाज के संस्थापक है ना, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? कई बार मैंने बताया, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की। देखिए यहां पर लेकिन महादेव गोविंद रानाडे और 1-2 करके ऑप्शन दिया है। देखिए, महादेव गोविंद रानाडे संस्थापक तो नहीं थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान, और ये 1870 में जो इसके सदस्य बने। ठीक है, और इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो आंसर लेगा आपका डेफिनेटली यही लेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट में कौन सा प्रावधान नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यही पहला ही गलत है। ठीक है, तो पहला ही इसमें गलत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको जो है जो संविधान है या बेसिकली बोलिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में डिटेल में पढ़ा रहा हूं, वहां आप जरूर ज्वाइन करिए डिटेल। मैंने उसका जो आप सेकंड वीडियो देखेंगे उसी के अलग अलग चार्टर एक्ट के बारे में है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 का जो एक्ट था वहां तक मैंने पहले उस वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वाणिज्यिक एकाधिकार उसको समाप्त किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से यहां समाप्त नहीं हुआ था, वो 1833 में हुआ था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, यहां दो चीजों को छोड़ करके, एक तो है ना चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था उस पर अभी भी इसका एकाधिकार था, तो चीन के साथ व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। अब प्लस चाय का व्यापार, ठीक है, इस पर भी अभी जो है इसका एकाधिकार था व्यापार। ठीक है, वो अभी इससे नहीं छीना गया था। ठीक है, तो चाय का व्यापार और ये जो है आपका चीन के साथ जो व्यापार है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके कहिए तो वो समाप्त किया गया था। तो ये आंसर आपका गलत है। बाकी पढ़ लीजिए, इस अध्ययन में ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, वो तो क्या ही गया था। फिर ये सब कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश 10.5% प्रतिवर्ष तय किया गया। ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। तो ये सब 1813 का चार्टर एक्ट में हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? इनको ब्रिटिश नाइटहुड 1915 में दिया गया था आई थिंक, है ना, और उसको त्याग किया था। ऑब्वियसली जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है इन्होंने ब्रिटिश नाइटहुड की जो पदवी है अब उसको त्याग कर दिया, टाइटल त्याग कर दिया। और महात्मा गांधी को जो केसर हिंद का टाइटल दिया गया था वो भी उन्होंने, है ना, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये तो कितनी बार आया, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? अभी जस्ट अभी आया था। पहली भारतीय महिला जब बोलेगा तो सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन में। 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों बनी थी? देखिए, टोटल 11 प्रांत थे, उसमें से 6 प्रांतों में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था? देखिए, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था ये 1856 में डलहौजी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने विलय का सिद्धांत जो बनाया था उसी के तहत। और इसमें
इसमें इसको जो क्या कारण क्या करके दिया गया, तो वो ये दिया गया कि मतलब ये कि वो शासन के लायक नहीं है या फिर वो शासन नहीं संभाल सकता, यानी कि कुशासन के आरोप में इनका विलय किया। तो आपसे पूछ भी सकता है कि अवध का विलय कैसे हुआ था, तो ये कुशासन के आरोप में, यानी सही तरीके से वो शासन नहीं कर पा रहा है, कुशासन के आरोप में जो है ना, के आरोप में, ठीक है, कुशासन के आरोप में, ठीक है। और ये कौन थे, वाजिद अली शाह, ठीक है, तो ये थे वाजिद अली शाह, ठीक है, हाँ वाजिद अली शाह थे बिल्कुल। तो वाजिद अली शाह उस समय जो है वो अवध के नवाब थे। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। ऑब्वियसली देखिए पहले आया रॉलेक्ट एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। देखिए दरभंगा किसान आंदोलन का जो नेता है इनमें से तो कोई नहीं था। देखिए ये सारे ही ऑप्शन एक्चुअली गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है गड़बड़ पूछ दिया है ना। क्वेश्चन तो वैसे सही है लेकिन ये सारे ऑप्शन गलत है। ये थे स्वामी विद्यानंद, कौन थे, तो इनका नाम आप यहां पे याद रख लीजिए, ये स्वामी विद्यानंद है, ठीक है, ये सारा ऑप्शन बाकी गलत है, ठीक है। तो स्वामी विद्यानंद जो है, ठीक है, विद्यानंद थे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या है, देखिए आगे हमारा खत्म हो चुका है। तो हमने ऑलमोस्ट, ठीक है, 40 क्वेश्चन, अराउंड 48 या 49 क्वेश्चन हमने कवर किया, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी चारों मॉड्यूल सेट में बार बार आ गया, तो मैंने उन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करवा दिया था, ठीक है। तो वो एक दो क्वेश्चन आपका इसमें कम दिख रहा है। बाकी हमने ये सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए आपके बिहार, ये सारे ही क्वेश्चन बिहार के एग्जाम के हैं, ठीक है। तो उसके हमने ये आपका मॉडल से, इसमें अभी और कुछ क्वेश्चन करीब 200 क्वेश्चन और बचा हुआ है, यानी कि और 3-4 वीडियो में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इससे जितने भी सवाल बन सकते थे वो लगभग पूछ ही लिया गया है। तो मतलब यह है कि आप अगर इसको पढ़ करके जाएंगे ना, ये वीडियो कंप्लीट करिए, सीरीज कंप्लीट करके जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो या आप पॉलिटी करके जा रहे हैं तो पॉलिटी का क्वेश्चन वो नहीं छूटेगा। बाकी जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मैं सब करवा दूंगा, है ना। बिहार एसएससी के बच्चों के लिए तो खैर ये सारा ही क्लास, उनके एग्जाम तक ये सारा ही क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और कोई भी आप इवन बीपीएससी का प्रिपरेशन, 70th बीपीएससी है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार दरोगा का कर रहे हैं या बिहार टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच को पढ़ सकते हो और बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आपके ये सारे पूरे बिहार के एग्जाम का पीवाईक्यू है, ठीक है। ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आप एग्जाम में जब बैठिएगा इसको कंप्लीट करके, तब आप मुझे याद करिएगा, ठीक है, कि सर ने ऐसा करवाया था, भैया ने ऐसा कहा था, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास यही हम लोग खत्म करते हैं। आज का इतना नहीं, लेकिन भाई एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तो लाइक शेयर कर दीजिए, है ना, और वीडियो में कमेंट करना ना भूले, है ना। आपका कमेंट हमारे, आप जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या आपको क्लास कैसा लगा, इनसे रिलेटेड कोई भी बात है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, है ना।